थाईलैंड में 28 मार्च को आए शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। उस दिन नेपाल में भी सुबह 6:1 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसके झटके बिहार सिलीगुड़ी में महसूस किए गए। सवाल यहां पर यह है कि क्या ये झटके किसी बहुत बड़े खतरे की आहट है। आज आपको कई रिपोर्ट्स दिखाएंगे जिनमें दावा किया गया है कि धरती ने कैसे अपनी चाल बदली है। शायद इसलिए भूकंप लगातार आ रहे हैं। कई रिसर्च तो ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत में 8.8 तीव्रता का भूकंप आने वाला है। भगवान करे ये दावे झूठे साबित हों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तबाही का मंजर बहुत भयानक होगा। आज इसी पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए आप। क्या उल्टी दिशा में घूम रही धरती? धरती के भीतरी हिस्से की गति क्या 2010 के बाद धीमी हो गई? क्या यह धरती पर भयंकर भूकंप की आहट है? पृथ्वी से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में एक्सपर्ट्स आज भी रिसर्च कर रहे हैं। नेचर जियोसाइंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है, पृथ्वी के भीतरी हिस्से में घूमने की दिशा में करीब हर 70 साल बाद बदलाव होता है। पाया गया है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर, जो कि पृथ्वी की सतह के सापेक्ष अलग गति से घूमता है, अब धीमा हो रहा है और उल्टी दिशा में घूमने लगा है। आंतरिक कोर की गति 2010 के बाद धीमी हो गई है। आंतरिक कोर का घुमाव 2009 के आसपास रुक गया और विपरीत दिशा में मुड़ गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का कोर गर्म और ठोस लोहे से बना है। इसकी वजह से धरती का मैग्नेटिक फील्ड और गुरुत्वाकर्षण बल बनता है। पृथ्वी के केंद्र को पढ़ना काफी कठिन है, वहां से सैंपल भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन भूकंप और परमाणु टेस्ट पृथ्वी के केंद्र को काफी प्रभावित करते हैं। इससे पृथ्वी के कोर के बारे में स्टडी करने में मदद मिलती है। सवाल यह है, पृथ्वी का घुमाव कुछ देर के लिए रुक जाए या फिर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा? क्या धरती पर भयंकर भूकंप आएगा? क्या इसका गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा? इसके मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होगा? तमाम सवाल हैं। क्या दुनिया भर में जो भूकंप आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं? 8 तीव्रता के महाभूकंप की आहट। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में 7.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने पर पुरानी और कमजोर इमारतें गिर सकती हैं, जबकि 8.0 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप विनाशकारी साबित हो सकता है। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप ने पूरे देश को तबाह कर दिया। इस बीच भीषण भूकंप के कारण 3000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग 4000 लोग लापता और 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। म्यांमार में आए भूकंप के बाद भूवैज्ञानिकों ने भारत पर भी मंडरा रहे एक प्रलयंकारी भूकंप के खतरे को लेकर आगाह किया है। विशेषज्ञों ने ग्रेट हिमालयन भूकंप के खतरे के बारे में चेतावनी दी है। 2020 में अमेरिकी भूभौतिकीविद रोजर विल्हम ने चेतावनी दी थी। हिमालय दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां एक बड़ा भूकंप आ सकता है। भारत हर शताब्दी में तिब्बत के दक्षिणी किनारे से 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, लेकिन इसका उत्तरी किनारा आसानी से नहीं खिसकता। रिक्टर पैमाने पर 8 से अधिक तीव्रता वाले बड़े भूकंप हिमालय में आते रहे हैं। पिछले 2000 वर्षों में कई बार 8.7 तीव्रता के बड़े भूकंप आए हैं। हालांकि पिछले 70 वर्षों में हिमालय के क्षेत्र में दबाव कम करने के लिए 8 तीव्रता का कोई भूकंप नहीं आया है। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है। ये सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि भूकंप आना तय है। अगर ऐसा हुआ तो लगभग 30 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। सवाल फिर वही कि आए दिन आने वाले भूकंप के झटके क्या किसी बड़े खतरे की आशंका है? क्या उल्टी दिशा में घूम रही धरती ही इसकी वजह है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व एडीजी जीएसआई डॉक्टर प्रभास पांडे जी जुड़े हैं और हमारे साथ प्रोफेसर विभूति राय, पूर्व डीन विज्ञान संकाय के जुड़े हैं। बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर प्रभास मैं आपसे करना चाहूँगा। और डॉक्टर प्रभास, जिस तरीके से अगर हम पिछले कुछ सालों को लेकर जिक्र करें तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लगातार भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ऐसी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। आखिर ऐसी क्या वजह जिस वजह से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं? देखिए, इस विषय में मैं कहूँगा कि भूकंप जो है इट्स एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी। तो जो भूकंप हिमालय में आ रहे हैं या जो प्लेट बाउंड्रीज में आ रहे हैं, वो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है अर्थ के स्ट्रेन को रिलीज करने का। और
आजकल अधिक भूकंप महसूस कर रहे हैं, इसका तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो न्यूज़ डिसेमिनेशन प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है, बहुत सक्षम हो जी। गया है, और दूसरा यह है लोगों में अवेयरनेस बहुत आ गई है इस विषय में, इस विषय को लेके। पहले न्यूज़ जो थी बड़ी मुश्किल से ट्रिकल आउट करती थी, अगर हमें आज से 50 साल पहले की बात करें तो। लेकिन आजकल आईटी का ज़माना है, न्यूज़ बहुत फास्ट होती है, तो अब ये कहना कि आजकल भूकंप अधिक आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। भूकंप जी। जब से रिकॉर्ड शुरू हुआ है, या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तब से हम देख रहे हैं कि भूकंप लगातार आते रहते हैं, और ख़ास तौर से हिमालय क्षेत्र में, जी। जहाँ पर जैसे नेपाल की हम बात करें, नेपाल में रिकॉर्डेड हिस्ट्री जिसका अच्छा उल्लेख है, उसमें 4 बड़े भूकंप आ चुके हैं। 1833 में, 1934 में, जिसमें बिहार में करीब 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, 1888 में जिसमें करीब 1,000 लोग हताहत हुए थे, और लेटेस्ट जो है 2015 जो नेपाल में जिसका केंद्र था, और उसमें करीब 10,000 लोगों की मृत्यु हुई। तो भूकंप आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी। जी। प्रोफेसर विभूत, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार खबरें निकलकर सामने आ रहे हैं, म्यांमार को लेकर बात कर लें, बैंकॉक को लेकर बात कर लें, वहाँ पर भी हमें जो तबाही देखने को मिली। आखिर बात अगर इन घटनाओं को लेकर करें, लगातार अचानक से ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ती नजर आई? क्या इसके पीछे कोई और रीज़न हो सकता है, या जिस तरीके से यहाँ पर प्रभास जी ने जिक्र किया कि ये घटनाएं पहले से ही होती रही हैं और ऐसा काफ़ी नॉर्मल है? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि पृथ्वी का जो पूरा सिस्टम है, ये कई तरह से अलग अलग प्रकार से जुड़ा हुआ है, जिसमें पर्यावरण और पृथ्वी के ऊपर होने वाली क्रियाएं और पृथ्वी के नीचे होने वाली क्रियाएं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। होता क्या है कि जो इंडियन प्लेट है खास करके, ये उत्तर और पूर्वोत्तर दिशा की तरफ लगातार मूव कर रही है। जो हम लोगों के पास सूचनाएं हैं, उसके अनुसार करीब 4.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से हम पूर्वोत्तर की दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसी कारण हिमालय का भी उद्भव हुआ, और हिमालय के नीचे इंडियन प्लेट, या यूं समझिए एशियन प्लेट के नीचे या यूरेशियन प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट धंसती चली जा रही है, और उसकी वजह से हिमालय उठता चला जा रहा है। जी। जब इतने बड़े क्षेत्र में ऐसी टेक्टोनिक एक्टिविटी या इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो उसके कारण ही भूकंप आते हैं। और यही कारण है कि खास करके हिमालय क्षेत्र में ये भूकंप ज्यादा आते हैं, और पूर्वोत्तर हिमालय के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आते हैं। जी। अब जहां जहां दो प्लेटें एक दूसरे से जुड़ती हैं, या अलग होती हैं, या एक दूसरे के समतुल्य घिसती हैं, उन सभी स्थानों पर भूकंप आते हैं पूरी दुनिया भर में। जी। जैसे कि पैसिफिक प्लेट है, और उसके चारों तरफ एक रिंग ऑफ फायर है, वहां भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी भी फटते रहते हैं। उसका एक हिस्सा साउथ ईस्ट एशिया में भी है। वर्तमान में जो ज्यादा भूकंप आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका कारण कहीं ना कहीं शायद पर्यावरण से जुड़ा हो सकता है। जी। जब पर्यावरण में ज्यादा चेंजेस आते हैं, खास करके वर्षा में होने से पहाड़ों से काफी अधिक रेत बन करके नीचे आती, तो एक तरह का जियोडायनेमिक डिसबैलेंस हो जाता है, और वहाँ की चट्टानें समझिए एक शिफ्ट होकर के बालू के रूप में गंगा प्लेन में आ गई। और जब ऐसी प्रक्रिया होती है, तो फिर जो इंडियन प्लेट है उसकी रफ्तार कभी कभी बढ़ जाती है। मैं अभी भारतीय क्षेत्र के बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगा, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जिससे हम सब लोग प्रभावित हैं या हो सकते हैं। जी। और दूसरी बात यह कि जो इंडियन प्लेट है, ये और प्लेटों के मुकाबले काफी थिन भी है। जी। इसकी जो थिकनेस है कुछ अन्य प्लेटों के मुकाबले रिलेटिवली थिन है। जैसा कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई उनके रिसर्च के में ऐसा डेटा आया, जिसको हम लोग जियोथर्मल इंडेक्स के हिसाब से मापते हैं, कि जो पृथ्वी की थिकनेस है इस भाग में इंडियन प्लेट में,
वो कम है। तो कम होने की वजह से उसमें जो उसका प्रभाव होता है, उसमें टूटने का प्रभाव जिससे भूकंप आते हैं वो ज्यादा होता है। जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जैसे म्यांमार में भी जो भूकंप आया, वो म्यांमार के पूरी पर्वत श्रेणी आप ले लीजिए, उत्तर से लेकर के जो कि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से मेघालय वगैरह से जुड़ा हुआ है, वहां से नॉर्थ साउथ की बहुत सारे फ्रैक्चर जोन्स हैं। उसमें एक साइगिंग करके एक फॉल्ट सिस्टम है, और वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये जो भ्रंश है इसमें चट्टानें मूव करती हैं, और उसकी वजह से ये पिछले हफ्ते 7.7 का आया। और जैसे कि प्रभास जी ने बिल्कुल सही कहा कि नेपाल का क्षेत्र, वहाँ पे 4 बड़े भूकंप आ चुके हैं। 2015 का भी बहुत बड़ा भूकंप था, बहुत लोग हताहत हुए। तो अभी जो ये भूकंप आ रहा है या आया है, आज आपने जैसा बताया 5.5 का जी, तो ये एक तरह से हम भारतवासियों के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टेक्टोनिक इवेंट है, और हमको सतर्क रहने की जरूरत है। इसके लिए सभी आपके दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि कुछ जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, यदि भूकंप आ रहा हो तो कैसे अपना बचाव करें। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर साहब, जो जनरल अवेयरनेस है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। डॉक्टर प्रभास, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से इन झटकों को लेकर जिक्र भी किया गया, एक अनुमान लगाया गया कि भारत में भी आने वाले समय में 8.8 तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। अगर ऐसे में भारत के उन हिस्सों को लेकर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील भारत के कौन से हिस्से हैं डॉक्टर साहब? देखिए, थोड़ा सा ये भी एक जिसको कहते हैं थोड़ी सी भ्रांति है कि हिमालय का क्षेत्र करीब 2400 किलोमीटर लंबा है, और जो नॉर्थ ईस्ट है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, तो एक पृथक टेक्टोनिक डोमेन हम जिसको कहते हैं वो है जी। अब हिमालय का जो क्षेत्र है वो कॉन्टिनेंटल मास है, इसमें कहीं पर भी वर्ल्ड ओवर 8 मैग्नीट्यूड से या 8 मैग्नीट्यूड 8.2 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा के भूकंप नहीं आए। जबकि जो ओशनिक पार्ट होता है, जहाँ पर फॉल्ट की फ्री लेंथ होती है, वहाँ पर 9 या 9 के आसपास के अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में अभी तक 2 बहुत बड़े अर्थक्वेक आए हैं। 1905 में कांगड़ा अर्थक्वेक, जिसकी पहले जिसको परिमाण कहते हैं या मैग्नीट्यूड, वो थी 8। उसको बाद में कम करके फर्दर स्टडीज़ ने 7.8 कर दिया है। इसी तरह से दूसरा भूकंप था 1934 का नेपाल हिमालय बॉर्डर पे। वहाँ पर उसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो 8.5 पहले लिखी गई थी, अब उसको 8.1 कर दिया गया है। तो हिमालय जो कॉन्टिनेंटल क्षेत्र होते हैं वहाँ पर 8 या 8.2 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक नहीं आते हैं। तो आपने जैसा कहा कि 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक संभावित है हिमालय क्षेत्र में, ये मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा एक्सेजरेशन होगा। लेकिन यहाँ पर कहा सकता है कि अगर 7 मैग्नीट्यूड के ऊपर का अर्थक्वेक आ जाएगा तो उसकी क्षति बहुत बड़े क्षेत्र में और बहुत व्यापक रूप से बहुत ज़्यादा होगी। तो हम लोगों को अभी जो हमारा जो थ्रस्ट है वो ये है कि हमको इन सब इवेंचुअलिटीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा जी। और तैयार रहने का मतलब ये है कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो भूकंप रोधी बने। हर भूकंप रोधी मैप हैं, उसके हिसाब से सारे बिल्डर्स को ट्यून अप करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर्स अगर फेल करते हैं, क्योंकि जितनी भी कैजुअलिटीज़ होती हैं वो स्ट्रक्चर के कोलैप्स से होती है जी। तो वो स्ट्रक्चर भूकंप रोधी बने। चाहे लखनऊ का क्षेत्र हो, वहाँ पर जोन 3 है, उस हिसाब से स्ट्रक्चर्स बने। चाहे दिल्ली हो, भूकंप जोन 4 है, उस हिसाब से स्ट्रक्चर्स बने। या जैसे कांगड़ा का क्षेत्र है जहाँ पर जो भूकंप मैक्सिमम है, या नॉर्थ ईस्ट है जहाँ पर जोन 5 आता है, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर्स बनाए जाए जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये है, जैसा कि विभूति जी ने कहा, कि हमको एक इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है जी, कि हमको पूरे उसमें क्या करना चाहिए जी। भूकंप के आने से पहले, भूकंप के समय और भूकंप के बाद, ये तीनों की अवेयरनेस पब्लिक में जरूर होनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल सर, अवेयरनेस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से भविष्यवाणी को लेकर बात की जाए कि भूकंप की भविष्यवाणी जो की गई है, किस हद तक संभव है भूकंप की भविष्यवाणी को कर पाना? देखिए, टेक्निकली तो भविष्यवाणी कर पाना अभी तक जितनी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से संभव नहीं है जी। उसका कारण ये है कि भूकंप आने से पहले कोई इस प्रकार की एकदम विस्तृत सूचना हमारे पास नहीं होती। ऐसा जरूर होता है कि कई बार छोटे अर्थक्वेक आते हैं जिनको प्री शॉक्स कहते हैं और वो एक बड़े अर्थक्वेक को इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसी घड़ी नहीं है जिसमें कि हमने उसको लिंक कर दिया बहुत जगह से और वो ये बता दे कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद अर्थक्वेक इस एरिया में आ जाएगा। जी। एक तो ये पूरे विश्व के लिए ये एक इसमें सभी लोग लगे हुए हैं कि क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, मतलब कि भूकंप कब आएगा। बहुत सारे क्षेत्रों को चिन्हित किया जा चुका है भूगर्भीय मैप्स के ऊपर कि इन क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना है, ज्यादा है, थोड़ा और ज्यादा है और हो सकता है निकट भविष्य में भी आ जाए, लेकिन एकदम उसको पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। जी। जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिसको हम लोग सिंटेक्शियल बेल्ट कहते हैं, मैं कुछ ज्यादा टेक्निकल शब्द नहीं यूज करना चाहता, जहां से कि घुमावदार पहाड़ियां शुरू होती हैं जी। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है अभी तक अर्थक्वेक के मामले में। और ऐसे ही पश्चिम में भी जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उधर भी इसी प्रकार की सिमिलर तरीके की एक बेल्ट है। तो जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अराकान योमा की पहाड़ियां हैं और वो हमारे जो 5 मुख्य रूप से 7 में से जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं वहां से होते हुए बर्मा तक चले जाते हैं। और उसके अगर हम उत्तर में देखें तो वहां पर चाइना का सदर्न पार्ट है, कुनमिंग का क्षेत्र है, तो वहां पर 3 या 4 प्रकार के ब्लॉक्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं या एक दूसरे से रगड़ रहे हैं या एक दूसरे से लगातार एक टेक्टोनिक विच्छेद में है, जिसकी वजह से बहुत सारे भ्रंश वहां बन चुके हैं। अभी भी म्यांमार का जो अर्थक्वेक आया वो तो कई को केंद्रित था और एक ही क्षेत्र को उसने प्रभावित किया, लेकिन ऐसा भी संभव है कि वह हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वही फॉल्ट दक्षिण से लेके उत्तर की तरफ बिल्कुल सीधा चला जा रहा है। उसका कारण ये है कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में एक 90 ईस्ट रिज है जो कि हमें इसमें बे ऑफ बंगाल में स्थित है और वो एक टेक्टोनिक यूनिट है। और उसी में जिस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से पश्चिम से पूर्व की तरफ दबाव बन रहा है। इंडियन प्लेट बर्मीज प्लेट को पुश कर रही है। बर्मीज प्लेट में 2 भाग हो गए हैं और उन भागों की वजह से एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जा रही है और उसके जाने की वजह से वहां पर लगातार भूकंप के झटके आए थे और भविष्य में भी आने की संभावना है। जहां तक उत्तर भारत का सवाल है, एक उत्तर भारत में एक हमारे पास सहूलियत यह है कि बहुत बड़ा गंगा का मैदान है जिसको पूर्व में गंगा यमुना का मैदान कहा जाता था या इंडो गैंजेटिक प्लेन कहा जाता था, इंडस से लेके पूरे गंगा में, जो कि एक लगभग 3 से 5 किलोमीटर एक बालुई क्षेत्र है और भूकंप के झटकों को वो एक बर्दाश्त करने की उसमें क्षमता आ जाती है। जैसे कि आप समझिए कि स्पंज है, उसमें किसी प्रकार से दबाव आए, मतलब जो रेतीली जमीन है वो ऑब्जर्व कर लेती है उन झटकों को, एक तरीके से ये समझ सकते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है, झटके अगर ऐसे क्षेत्र में आ जाए जहां पे कि काफी कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन है, जैसे दिल्ली या उसके आसपास, लखनऊ या उसके आसपास या बड़े शहरों के आसपास, तो यह तबाही मचा सकती है। बिल्कुल विभूति जी, मतलब यहाँ पर हानि ज्यादा होगी अगर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि किसी रेतीली जमीन के आसपास, किसी रेतीले हिस्से में भूकंप आता है तो वहां पर कम नुकसान होगा, से लोगों की जान जाती। जी बिल्कुल। जहाँ पे ज्यादा बिल्डिंग होगी और जैसा कि
हमारे अग्रज पांडे साहब ने कहा, जी बिल्डिंग्स जो है, ठीक हालांकि है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारी जगह रूल है ठीक। कि सारी बिल्डिंग्स भूकंप रोधी होनी जी। चाहिए, और उसके लिए उनको तभी सर्टिफिकेट मिलता है जी कंप्लीशन का, जब उसमें खास करके जो कई मालाओं वाली 10, जी 20, 25, 30 स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, जी उनके लिए तो मतलब 100% बिल्कुल विभूति जी, कई भूकंप सारे बदलाव की जरूरत भी यहाँ पर है। जो बिल्डिंग की संरचनाएं हैं उनमें भी कई सारे बदलाव की जरूरत, ताकि इस तरीके से बिल्डिंग ना गिरे अब भूकंप आने पुरानी पर। बिल्डिंग जी के में बदलाव करना थोड़ा मुश्किल जी होता है, जी क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी कंक्रीट ठीक की है। अलग थी। ठीक है विभूति जी। जी, ठीक है। प्रभात जी, मैं आपका रुख करूंगा एक कमेंट पर, इस पर आपका चाहूंगा कि जो जलवायु परिवर्तन को लेकर बात की जाए, तो लगातार जलवायु परिवर्तन को तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे में जिस तरीके से भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है, तो क्या जलवायु परिवर्तन इसमें अहम भूमिका निभाता है? क्या जलवायु परिवर्तन की वजह से भूकंप के झटके आना संभव है? देखिए, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, जी क्योंकि भूकंप ऐसी चीज़ है जो कि पृथ्वी के सतह से 10-15 किलोमीटर नीचे हो रही है। जी और जलवायु परिवर्तन का इतनी गहराई पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं, बहुत ज़्यादा जी टेम्परेचर्स हैं, कोई डायरेक्ट फर्क पड़ेगा, ये मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भूकंप कम होंगे या ज़्यादा होंगे, या ज़्यादा तीव्रता के होंगे या कम तीव्रता के होंगे। इस विषय में मेरे ख्याल से ये संभव नहीं है। ये ज़रूर है कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने से बिल्डिंग की डेंसिटी भी बहुत बढ़ रही है। एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है बिल्डिंग इंडस्ट्री में कि कितनी जल्दी और कितने सस्ते दामों में हम फ्लैट उपलब्ध करा सकें। जी तो इस प्रक्रिया में कॉम्प्रोमाइज होता है बिल्डिंग की डिज़ाइन, जी क्योंकि भूकंप रोधी, क्योंकि 5 से 10% अधिक खर्चा आपको करना पड़ता है जी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो उसको कम करने के लिए कभी कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज होता है, और भूकंप रोधी बिल्डिंग न बन के या प्रॉपरली डिजाइन न होके इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जी ऐसी बिल्डिंग्स बहुत खतरनाक हो जाती हैं, जी क्योंकि कहने के लिए तो क्या है कि हमने साहब भूकंप रोधी बना दिया, जी लेकिन अगर आपने उसकी डिटेलिंग ठीक तरह से नहीं की है तो वो बिल्डिंग जरूर वो एक विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। तो जी जलवायु से भूकंप का रिलेशन, इस चीज़ में मैंने कोई रिसर्च न मैं अभी पढ़ी है, न जी मैंने